Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. Spruce, the queen of grass snakes. ये बहुत पुरानी बात है जब घने जंगलों में वाक़े एक छोटी सी झूनपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। उनके 12 बेटे थे जो जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां भी थीं। वो तीनों ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। एक रात जब माँ और बड़ी बेटियां झूपड़ी में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थीं, तब सबसे छोटी बेटी स्प्रूस बाहर चांदनी में जुगनुओं की चमक और मध्यम हवा का लुत्फ ले रही थी। वो नंगे पैर नरम घास पर खड़ी थी। अचानक एक सरसराती आहट ने उसके कानों में सरगोशी की। घास के बीच एक लंबा चमकदार सब्ज सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखें पुरस्कार हद तक रोशन थीं और वो नर्म लेकिन अजीब से लहजे में बोला, स्प्रूस मेरी प्यारी, मुझसे शादी का वादा करो और मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। स्प्रूस घबरा गई। उसने खुद को संभालते हुए सांप को घूर कर कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मगर सांप उसी सुकून और जिद के साथ बोला, मुझसे शादी का वादा करो और मैं रास्ते से हट जाऊंगा। स्प्रूस समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। घबराहट में उसके होंठों से बेइख्तियार अल्फाज निकले, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही स्प्रूस ने ये कहा, सांप ने उसे वहां से जाने का रास्ता दे दिया और खुद भी खामोशी से सरसराता हुआ घास में गायब हो गया। 3 दिन भी न गुजरे थे कि घास के सांपों का एक जमी गफीर सिरसराहता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो जैसे किसी नादीदा इशारे पर इकट्ठे हो गए थे। ये सांप हर मुमकिन रास्ते से अंदर घुस आए। बूढ़ा और बूढ़ी हैरत और खौफ से उनकी यलगार देख रहे थे। कुछ लम्हे बाद इन सांपों ने संजीदा लहजे में कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हम स्प्रूस को लेने आए हैं। ये सुनकर वालदीन गुस्से से भड़क उठे और इनकार कर दिया। मगर फिर उन्हें जब मालूम हुआ कि स्प्रूस ने खुद वादा किया था, वो घबरा गए, क्योंकि सामने बेशुमार सांप अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वो जानते थे कि चाहे वो चाहें या न चाहें, उनकी सबसे छोटी और हसीन बेटी को एक सांप से शादी करनी होगी और इसके सिवा कोई रास्ता न था। मगर फौरन ही बूढ़े माँ बाप के जहन में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उन्होंने एक तरकीब सोची और सांपों से कहा, हमें तुम तैयारी का वक्त दो, हम अपनी बेटी को बखुशी रुखसत करेंगे। सांप ये सुनकर खामोश हो गए और इंतजार करने लगे। माँ और बाप ने एक सफेद रंग की खूबसूरत बतख को दुल्हन के लिबास में सजा दिया। उसके गले में जेवर पहनाया, उसके परों पर सुनहरी चादर डाली और घूंघट देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जलूस बतख को लेकर झूमपड़ी से निकल गया। मगर ऐन उसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पुकारा, कूकू कूकू, तुम धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें बतख मिली है। ये सुनते ही घास के सांपों में हलचल मच गई। वो फौरन झूमपड़ी की तरफ पलट आए। उनकी आंखें कहर से चमक रही थीं और वो गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, हमें असली दुल्हन दो। अब की दफा माँ और बाप ने एक सफेद रंग के खूबसूरत मेमने को दुल्हन के लिबास में सजा दिया और घूंघट देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जलूस मेमने को लेकर झूमपड़ी से निकल गया। मगर ऐन उसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पुकारा, कोको कोको, तुम धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें मेमना मिला है। ये सुनते ही घास के सांप झूमपड़ी की तरफ पलट आए और गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, असली दुल्हन हमारे हवाले करो। स्प्रूस की किस्मत का फैसला हो चुका था। बूढ़े माँ बाप के पास अब कोई रास्ता न बचा था। अगर वो इनकार करते तो सांप उन पर कहर बरपा कर देते। मजबूर होकर उन्होंने आंसू भरी आंखों और बोझल दिल के साथ अपनी सबसे प्यारी बेटी को शादी के लिए तैयार किया। बहन भाई सिसकियां भर रहे थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। स्प्रूस को घास के सांपों के साथ रुखसत कर दिया गया।
सांप उसे लेकर जंगलों, पहाड़ों, वादियों से गुजरते हुए साहिल समंदर पर पहुंचे, जहां एक वजीहा कामत रूपदार सांप उनका इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही वो सांप एक निहायत खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, स्प्रूस, मैं वही हूँ जिससे तुमने वादा किया था। मैं कोई आम सांप नहीं, बल्कि समंदर के नीले पानियों का शहजादा हूँ। स्प्रूस दम बखुद रह गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। शहजादे ने उसका हाथ थामा तो वो खामोशी से उसके साथ चल दी। वो दोनों समंदर की गहराइयों में उतर गए। नीले पानियों के बीच एक चमकता हुआ शानदार महल खड़ा था, जहां दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। स्प्रूस ने उस रोज पहली बार ऐसे पकवान खाए जो वो कभी ख्वाब में भी न सोच सकती थी। फिर शहजादे ने उसका हाथ थामा और दोनों ने रक्स किया। वो महल की हैरत अंगेज खूबसूरती में खो गई। शहजादा उसका बेहद ख्याल रखता था और दिन रात उसे खुशियों में रखता था। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। स्प्रूस इतनी खुश और मुतमईन हो गई कि रफ्ता रफ्ता उसे अपना पुराना घर और अपने माँ बाप, बहन भाई सब भूल गए। उसे अब कोई गम नहीं था, कोई कमी महसूस न होती थी। बस एक ख्वाबों जैसी जिंदगी थी जो समंदर की नीली गहराइयों में बहती जा रही थी। स्प्रूस की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब अचानक उसे अपने वालिदैन और बहन भाई याद आ गए। एक बेकरारी उसके दिल में जागी और उसे ये जानने की शदीद ख्वाहिश हुई कि आया वो सब जिंदा भी हैं या नहीं। वो कई दिन तक खामोश रही, मगर आखिरकार उसने अपने शौहर से अपने दिल की बात कह दी। पहले तो घास के सांप ने सुनने से भी इनकार कर दिया, मगर जब स्प्रूस ने बार बार इल्तिजा की तो वो गहरी सोच में पड़ गया और आखिरकार बोला, तुम जा सकती हो, मगर पहले तुम्हें मेरे लिए धागा काट कर रेशम का नफीस कपड़ा बनाना होगा। ये कहकर उसने स्प्रूस को एक रेशम का धागा दिया और चरखा दिखाते हुए काम पर लगा दिया। स्प्रूस फौरन काम में जुट गई। वो दिन रात चरखा चलाती रही, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जितना भी रेशम काटती, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। तब उसे समझ आया कि ये कोई आम रेशम नहीं बल्कि जादुई है, और ये कि उसके शौहर ने उसे रोकने के लिए ये चाल चली है। मायूसी में वो करीबी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जा पहुंची और इल्तिजा की, बराह करम मुझे ये रेशम का धागा काटने का तरीका बताएं। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, चूल्हा जलाओ और इसे आग में फेंक दो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। स्प्रूस वापस आई। उसने रेशम के गुच्छे को आग में झोंक दिया। फौरन ही शोले भड़क उठे और उसमें एक बड़ी बदनुमा मेंढक जैसी मखलूक उछलने लगी, जिसके मुंह से चांदी जैसे धागे निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, मेंढक गायब हो गया और जमीन पर एक चमकदार नकरई रेशमी कपड़ा बाकी रह गया। स्प्रूस ने वो कपड़ा उठाया और अपने शौहर के सामने पेश किया और उससे वापस जाने की दरख्वास्त की। इस बार घास के सांप ने एक और आजमाइश रखी। उसने तख्त के नीचे से लोहे के जूते निकाले और कहा, जब तक ये जूते घिस न जाएं, तुम नहीं जा सकती। स्प्रूस ने वो जूते पहन लिए और पत्थरों पर पांव मार मार कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, मगर वो इतने सख्त थे कि उन पर कोई असर न हुआ। तब वो दोबारा बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। बूढ़ी जादूगरनी बोली, इन जूतों को किसी लोहार के पास ले जाओ और कहो कि इन्हें आग में सफेद अंगारों तक तपा दे। स्प्रूस ने ऐसा ही किया। जब जूते अंगारों में जलकर नरम हो गए तो वो 3 दिन में घिस गए और उसने एक बार फिर अपने शौहर से इजाजत मांगी। इस बार घास के सांप ने हामी भर ली, मगर एक और शर्त रखी, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम खाली हाथ जाओ, मेहमानों के लिए एक पाई बनाओ और साथ ले जाओ। मगर उसने चालाकी करते हुए महल के तमाम बर्तन छिपवा दिए ताकि स्प्रूस के पास आटा गूंथने के लिए कुछ न बचे। स्प्रूस काफी देर सोचती रही कि बगैर बर्तन के दरिया से पानी कैसे लाए और आटा कैसे गूंधे, लेकिन जब कोई हल न सूझा तो वो फिर बूढ़ी औरत के पास जा पहुंची। बूढ़ी ने कहा,
कुएं से पानी निकालने की कोशिश न करो, बल्कि एक छन्नी लो, इसके सुराखों को खमीर से बंद करके इसी में दरिया से पानी भरो और इसी में आटा गूंद कर पाई तैयार करो। स्प्रूस ने ऐसा ही किया, पाई तैयार किया और आखिरकार रवांगी के लिए तैयार हो गई। जब वो रुखसत होने लगी तो घास का सांप उसे किनारे तक छोड़ने आया। उसने स्प्रूस को अलविदा कहते हुए कहा, 9 दिन के लिए अपने वालदीन के पास रहो, मगर 10वें दिन वापस आ जाना। जब तुम लौटो तो अकेली आना और साहिल पर खड़े होकर मुझे यूं पुकारना, अगर तुम जिंदा हो मेरे शोहर तो समंदर का झाग दूध सा सफेद होगा, अगर तुम मर चुके हो मेरे महबूब तो झाग सुर्ख और खून जैसा होगा। अगर समंदर का पानी उबला और झाग दूधिया सफेद हुआ तो समझना मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर झाग खून जैसा सुर्ख हुआ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। स्प्रूस ने हामी भरी और अपने माँ बाप के घर जाने के लिए रवाना हो गई। जब स्प्रूस अपने माँ बाप के घर पहुंची तो खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसके वालिदैन, बहन, भाई, हर कोई हैरान था कि वो कैसी लग रही है, कैसी जिंदगी गुजार रही है और क्या वो घास के सांप के साथ खुश है। स्प्रूस को सवालों का जवाब देने में ही फुर्सत न मिली। वो अपनी शानदार जिंदगी, समंदर के नीले महल, सहरंगीज दावतों और अपने शोहर की मेहरबानियों का तज़करा करती रही और सब उसकी बातों को दिलचस्पी से सुनते रहे। मगर इधर उसके 12 भाइयों ने मंसूबा बनाया कि वो अब की दफा उसे घास के सांप के पास जाने न देंगे और ये कि वो इस मकसद के लिए बाकी बहनों की मदद लेंगे। स्प्रूस के भाइयों ने बहनों की मदद से बड़ी चालाकी से उससे ये राज उगलवा लिया कि किस तरह वो साहिल पर जाकर घास के सांप को बुलाएगी। स्प्रूस ने भी खुशी खुशी वही जुमले दोहरा दिए जो उसका शोहर उसे सिखा चुका था। स्प्रूस के 12 भाइयों ने अपनी तेज धार दरांतियां उठाएं और समंदर के किनारे जा पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो उनको स्प्रूस से मालूम हुए थे। जब घास के सांप ने ये सदा सुनी तो वो समंदर की गहराइयों से तैरता हुआ ऊपर साहिल के करीब आ गया। स्प्रूस के भाइयों ने उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। फिर भाई खामोशी से घर लौट आए, मगर उन्होंने स्प्रूस से एक लफ्ज भी न कहा। 9 दिन बीत गए। वो दिन आ गया जब स्प्रूस को अपने शौहर के पास वापस जाना था। वो खुशी खुशी अपने वालिदैन और भाई बहनों से रुखसत हुई। साहिल पर पहुंचकर वो समंदर के रुख खड़े हो गई और वही अल्फाज दोहराए, अगर तुम जिंदा हो मेरे शौहर तो समंदर का झाग दूध सा सफेद होगा, अगर तुम मर चुके हो तो झाग सुर्ख और खून जैसा होगा। जैसे ही उसकी सदा फिजा में गूंजी, समंदर की रंगत बदलने लगी। लहरें बेचैन होकर उछलने लगें, पानी तारीक हो गया और झाग दूधिया सफेद होने के बजाय खून की तरह सुर्ख हो गया। स्प्रूस का दिल धक से रह गया। अचानक उसके शौहर की आवाज गूंजी, स्प्रूस, ये तुम्हारे 12 भाई थे जिन्होंने मुझे अपनी दरांतियां मारकर कत्ल कर दिया। तुमने अपने वादे को तोड़ा, अब तुम हमेशा के लिए एक जगह जमी रहोगी, जैसे कोई दरख्त जो कहीं जा नहीं सकता। और जैसे ही वो अल्फाज अदा हुए, स्प्रूस के पांव जमीन में जड़ पकड़ने लगे। उसका जिस्म सख्त लकड़ी में बदलने लगा, उसकी बाहें शाखों में और उसके बाल पत्तों में, और वो स्प्रूस दरख्त में तब्दील हो गई और हमेशा के लिए वहीं जड़ पकड़कर खड़ी रह गई, जैसे वक्त ने उसे कैद कर दिया हो। कहते हैं कि आज भी वो दरख्त उसी तरह वहीं मौजूद है।